बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। मैथ्स को थोड़ा सा छोड़ दीजिए। बच्चा है वो काफ़ी बोल रहा है कि सर ये केमिस्ट्री का ये बता दीजिए ज़रा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन। ये आपका चैप्टर नंबर 11 है, हाइड्रोजन एंड वाटर के अंदर, सिंटेक्स बुक बोर्ड। ठीक है भाई, तो ये देख लीजिए ज़रा। आज मैंने उनसे कहा था, कमेंट आ रहे थे उनके, तो मैंने कहा कि चलें आपको सुबह जो है वो इंशाल्लाह, पूरा तो नहीं बन सकता है लेकिन कुछ हिस्सा जो है वो मिल जाएगा। तो कॉपी पेंसिल ले लीजिए भाई, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ठीक है, ये मेरा प्रोग्राम था बाद में पूरा चैप्टर डिस्कस करने का, लेकिन अभी चलें ये इसका हिस्सा ही बन जाएगा। ये पेज नंबर 182 पे है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन। चैप्टर नंबर 11 है हाइड्रोजन एंड वाटर। हाइड्रोजन एंड वाटर ये चैप्टर है, सिंटेक्स बुक बोर्ड केमिस्ट्री। और ये चैप्टर नंबर 11 आई थिंक ये मैट्रिक वालों के लिए है, हाइड्रोजन एंड वाटर वाला, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, इसको पार्ट 1 करते हैं क्योंकि एक इस पार्ट में तो पूरा ये हो नहीं सकता। ठीक है, अब पार्ट 2 इसका कब बनेगा ये तो मुझे खुद भी नहीं पता। बहरहाल शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला जो इसके अंदर, वैसे इसमें 4-5 टॉपिक हैं। ठीक है, और पहला टॉपिक है इसमें डिकम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, और दूसरा है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस बता दीजिए, रिएक्शन विद मेटल्स बता दीजिए, और रिएक्शंस विद नॉन मेटल्स बता दीजिए। हाइड्रोजन जो गैस है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर डेफिनेटली रिएक्शंस ही आएंगे। रिएक्शन क्या है मैं कई दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ। रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज जो है, आसान सी इसकी डेफिनेशन जो बच्चों को बता देता हूँ वो क्या है। ये एक प्रोसेस है। जब मैं सवाल करता हूँ ना कि ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, तो इसका आसान सा जवाब है कि सर ये मार्कर है। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि इससे लिखते हैं, ये बड़ा अहम नुक्ता है, इसको समझिए। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि इससे लिखते हैं, नहीं, मेरा सवाल ये क्या है, आप बताएं सर ये मार्कर है। अगला सवाल मेरा, इससे करते क्या है, आप बोलें सर इससे लिखते हैं। ख़त्म हो गई बात। अब जब हम पूछ रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल चेंज क्या है, या सिंपली रिएक्शन क्या है, तो आप ये बताएं कि ये एक प्रोसेस है, ये एक एक्टिविटी है, ये एक काम है। अब प्रोसेस और एक्टिविटी की बात करते हैं तो उसमें यकीनन कुछ हरकत होती है, कुछ चीज़ें इधर उधर जा रही होती हैं, आ रही होती हैं। ठीक है, तो उसको हम प्रोसेस कहते हैं, एक्टिविटी कहते हैं, काम कहते हैं। तो इसके अंदर भी यकीनन कुछ हो रहा है। ठीक है, हो क्या रहा है इसके अंदर, आसान सी डेफिनेशन केमिकल रिएक्शन की, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे हैं और मॉलिक्यूल्स मेक हो रहे हैं। मैंने ब्रेक का वर्ड पहले इस्तेमाल किया है और मेक का वर्ड बाद में इस्तेमाल किया है। केमिकल इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो आपको यही बता रही होती है कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे हैं। हर जगह पर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व नहीं होते, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं इतनी डिटेल में इसको नहीं लेके जा रहा, आसान सी बात कर रहा हूँ जिसमें मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स मेक हो रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन की आपको ये बताती है जिसमें मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे हैं, और राइट हैंड साइड इक्वेशन की आपको ये बताती है कि मॉलिक्यूल्स मेक हो रहे हैं। ठीक हो गई बात। अब मॉलिक्यूल क्या होता है, नॉर्मली मॉलिक्यूल को हम कहते हैं, ये मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, इसको भी ज़रा आप समझ लीजिए। मॉलिक्यूल जो है वो ग्रुप कहलाता है। ग्रुप को क्या इंसानों के ग्रुप को मॉलिक्यूल कह सकते हैं? नहीं। क्या पेंसिल्स एक जगह पे इकट्ठी कर दी हैं आपने पेंसिल्स, क्या वो जो ग्रुप बना है पेंसिल्स का, क्या आप उसको मॉलिक्यूल कहेंगे? नहीं। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें एटम्स एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको 3 किस्म के एटम नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर 2 एटम आपको नज़र आ रहे हैं। 2 एटम्स इसके अंदर हाइड्रोजन के हैं, एक ऑक्सीजन का है। 3 एटम्स एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं और आपस में जुड़े हुए हैं, ये मॉलिक्यूल है। फार्मूला यूनिट और मॉलिक्यूल में फ़र्क होता है। ठीक है, फार्मूला यूनिट एक अलग चीज़ है, मॉलिक्यूल एक अलग चीज़ है। ये एक सेपरेट एंटिटी है, इसको हम कहते हैं पार्टिकल।
ये खैर बात बहुत ज़्यादा डिटेल में चली जाएगी, मैं इतना डिटेल में आपको नहीं लेके जाना चाह रहा। तो ये भी एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसके अंदर भी दो एटम एक जगह पर यकजा हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं और आपस में इन्होंने बॉन्ड बनाया। बहरहाल तो अगर इसमें ये मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे हैं और मॉलिक्यूल्स मेक हो रहे हैं केमिकल रिएक्शन में जिस प्रोसेस के अंदर, तो आप उसको आसानी से कह सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है या रिएक्टिविटी हुई है। और डिटेल में अगर अंदर जाएं हम, तो मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, हमारे पास एटम्स हैं, और एटम्स में हमारे पास क्या है, एटम्स में सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और क्या हुआ आखिर उसके अंदर, मॉलिक्यूल जब ब्रेक हुआ तो असल में क्या चीज़ ब्रेक हुई, सेपरेट हुए। ब्रेक छोड़ दें वर्ड, मैं कह रहा हूँ सेपरेट हुए, अलग अलग हुए। कौन से, ये जो एटम्स आपको नज़र आ रहे हैं, 3 एटम्स हैं ये, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये अलग अलग हो गए, मिसाल के तौर पर अलग अलग हो गए। तो ये जो अलग अलग हुए, तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एटम्स जुदा जुदा हो जाते हैं। बात तो वही है ना, क्योंकि मॉलिक्यूल ब्रेक होने का मतलब एटम्स का जुदा जुदा हो जाना। अब एटम्स के अंदर अगर हम चलते हैं, तो एटम्स के अंदर हमारे पास क्या है, हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर होते हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो लास्ट शेल है, जिसको वैलेंस शेल भी कहते हैं, देखा ना बात कितनी आगे जा रही है, जिसको लास्ट शेल या जिसको वैलेंस शेल भी कहते हैं, वहाँ पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी गड़बड़ होती है सारी की सारी। ये वो शरारती इलेक्ट्रॉन है जिनकी वजह से ये सारा मामला हो जाता है। तो एटम्स के अंदर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, यही इनके साथ क्या होता है, या तो ये दूसरे किसी एटम के साथ जब ये मिलते हैं, आपस में ये मिलेंगे ना जब, तो इन एटम्स के अंदर क्या होगा आखिर, किस जगह पर गड़बड़ हो रही है, छेड़छाड़ हो रही है। तो न्यूक्लियस के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, वो न्यूक्लियर रिएक्शंस में होता है। नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस के अंदर ये एटम्स के अंदर ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर वैलेंस शेल या लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, और वहाँ पर भी मोस्टली जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका अमल दखल होता है। और क्या अमल दखल होता है इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का, इनका अमल दखल ये होता है कि जब ये एक एटम का इलेक्ट्रॉन है, दूसरे एटम के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक एटम के दूसरे एटम के और तीसरे एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनका आपस में या तो तबादला होता है, ट्रांसफ़र हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, लेन देन हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, या इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाती है, जिसको नॉर्मली हम केमिकल बॉन्ड का बनना कहते हैं। तो ये बड़ी डिटेल बात हो जाएगी, बहरहाल इसमें हम नहीं जा रहे अभी, इसको यहीं पर रखते हैं। आ जाइए अब ज़रा ये, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें केमिकल रिएक्शन से असल में मुताल्लिक हैं, इसलिए बात आगे तक चली जाएगी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की जब हम बात करते हैं ना, तो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस की बात होती है। केमिकल रिएक्शंस की बात होती है तो अंदर मॉलिक्यूल्स के ब्रेक और मेक होने की बात होती है। उनके मॉलिक्यूल्स के ब्रेक या मेक होने का मतलब है कि एटम्स का अलग अलग हो जाना। तो हम कहते हैं कि एटम्स जुड़े भी तो थे, तो अलग जो हुए तो, और जुड़े जब ये एटम्स, तो वहाँ पर एटम्स में आखिर किस चीज़ ने अपना किरदार अदा किया, क्या प्रोटॉन्स ने, न्यूट्रॉन्स ने या इलेक्ट्रॉन्स ने? सिर्फ इलेक्ट्रॉन ने। तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज जो है, या सिंपली रिएक्शन जो है, वो असल में इलेक्ट्रॉन्स के अंदर बदलाव का दूसरा नाम है। समझ में आ रही है बात आपको? अब आगे चलते हैं ज़रा। तो फाइनली यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होगा। यहाँ पर ये बताएंगे नहीं आपको कि इलेक्ट्रॉन्स वगैरह क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, वो तो हम केमिकल बॉन्ड के अंदर देख लेते हैं। केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में तफसील से हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर डीकम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की बात हो रही है। पहली चीज़, डीकम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। और इसी का मेरे ख्याल सवाल भी था। पहली बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन का वर्ड इस्तेमाल कर दिया जाता, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन क्यों कहा गया इसको? दूसरी बात यह है कि यहाँ पर डीकम्पोजिशन जो है, इसका मतलब क्या है? ब्रेक हो जाना, टूट जाना, अलग अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना, जुदा जुदा हो जाना। तो यहाँ पर इस प्रोसेस में क्या हम देख रहे हैं कि डीकम्पोजिशन हो रही है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की। ये है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। तो क्या एटॉमिक हाइड्रोजन भी होती है? देखिए, मॉलिक्यूल एक बड़ी चीज़ है, एटम एक छोटी चीज़ है। मॉलिक्यूल बनता है एटम्स के मिलने से।
समझ आ गई बात। जैसे कि एक वॉल है, ये किससे मिलके बनी है, ये ब्रिक्स से मिलके बनी है। तो आपसे किसी बच्चे से भी पूछेंगे वॉल किससे मिलके बनी है, वो बोलेगा ब्रिक्स से मिलके बनी है। तो अगर आप पूछेंगे इनमें से छोटा बड़ा कौन सा है, तो वो बच्चा भी बता देगा कि ब्रिक्स छोटी हैं और वॉल बड़ी है, क्योंकि वॉल्स ने मिलके ब्रिक को नहीं बनाया, बल्कि ब्रिक्स ने मिलके वॉल को बनाया। समझ में आ रही है बात यहाँ। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर अगर हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो मतलब हाइड्रोजन गैस जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में मौजूद हो। हाइड्रोजन गैस की एक और फॉर्म है जिसको हम एटॉमिक हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिक हाइड्रोजन। इसको नेसेंट हाइड्रोजन भी कहते हैं, इसकी तफसील आगे आ रही है। तो ये जो एटॉमिक हाइड्रोजन है ये क्या है, ये H2 है तो वो सिंपली H है बस। तो इसमें इस केमिकल रिएक्शन में हो क्या रहा है, ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो है इसका ब्रेकअप हो रहा है, इसकी डीकम्पोजिशन हो रही है। ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो है वो टूट रहा है। अब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो टूटेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो किस में कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर ये नहीं बात नहीं की जा रही कि यहाँ पर जो है वो किसी दूसरे कार्बन के साथ या ऑक्सीजन के साथ इसका केमिकल रिएक्शन हो रहा है या ये मिल रही है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हो रही। सिंपली सिर्फ यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये डीकम्पोज हो रहा है। अब डीकम्पोज हो रहा है तो भाई वॉल जो है, मैंने अभी बताया वॉल किससे मिलके बनी है, ब्रिक्स से मिलके बनी है। आप जब वॉल को तोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ब्रिक्स मिलेंगी ना। एक मॉलिक्यूल एटम से मिलके बनता है। जब एक मॉलिक्यूल की डीकम्पोजिशन हो रही है तो आपको क्या मिलेगा, आपको एटम्स मिलेंगे। तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल है, जब ये टूट जाएगा तो आपको एटम्स मिलेंगे। ये 2 एटम आपको मिल गए, लेकिन इनका मिलना इतना आसान नहीं है। इसी प्रोसेस को बहरहाल हम कहते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। ठीक है। अब इसमें है क्या, और भी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर। पहले ये चीज़ क्लियर कर दूं, इसी को जो केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन जो बुक में दी हुई है, इसी चीज़ को इस तरह से लिखा गया है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। वजह क्या है इसको इस तरह से लिखने की, ये डैश का निशान क्या जाहिर कर रहा है, ये आपको बता रहा है कि ये कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड जब हम बात करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड की हमारे पास जो है वो कितनी किस्में आती हैं, हमारे पास 3 किस्में आती हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है और ये बड़ा ही मजबूत जो है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, मतलब ये मजबूती के साथ एक दूसरे से दोनों एटम्स जुड़े हुए होते हैं, ये इतनी आसानी से अलग नहीं होंगे। ठीक है, ये जो केमिकल बॉन्ड है ये सीमेंटिंग मटेरियल का काम करता है। जिस तरह वॉल के अंदर जो ब्रिक्स आपस में जुड़ी हुई हैं, तो उसकी वजह क्या है, उसमें सीमेंट है ना, सीमेंट की वजह से जुड़ी हुई हैं। सीमेंट जितना अच्छा होगा, जितना मजबूत होगा, उतनी ही ब्रिक्स जो हैं आपस में मजबूती से जुड़ी हुई होंगी। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर 2 एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, उतना ही मुश्किल होगा उन 2 एटम्स को या 4 एटम्स को अलग अलग करना। यहाँ पर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, ये बड़ा स्टेबल होता है। अगर आप पढ़ें तो देखें इसमें लिखा हुआ भी है। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन H2 कंटेन्स स्टेबल कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग स्टेबल है, मजबूत है, आप उसको हिला नहीं सकते इतनी आसानी से। एंड इज रिलेटिवली इनर्ट एट ऑर्डिनरी कंडीशंस। और ये जो कोवलेंट बॉन्डिंग है इसकी वजह से ये हाइड्रोजन गैस जो है ये इनर्ट रहता है। इनर्ट का मतलब होता है इनएक्टिव। इनएक्टिव मतलब गैर आमिल। गैर आमिल, इसको उर्दू में हम कहते हैं गैर आमिल, इनएक्टिव। और यहाँ पर इनएक्टिव का या इनर्ट का या गैर आमिल का मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन का आसानी से ना होना। क्या मतलब है इनर्ट का या इनएक्टिव का या गैर आमिल का, केमिकल रिएक्शन का आसानी से ना होना। और केमिकल रिएक्शन में क्लियर कर चुका हूँ पहले ही कि एक ऐसा प्रोसेस है इसमें मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं। मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं मतलब एटम्स ब्रेक होते हैं, मतलब एटम्स ब्रेक होते हैं मतलब उनके दरमियान जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है। तो ये एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए ये इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, इसका नतीजा क्या निकलेगा कि ओवरऑल जो है वो ये हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या होगा कि अपने कोई दूसरी शक्ल इख्तियार नहीं कर पाएगी। देखें, कोई दूसरी शक्ल तो इख्तियार जब होगी ना, जब ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल टूटेगा, ये एटम्स अलग अलग होंगे।
बात को ज़रा समझिएगा, इतनी आसानी से तो ये नहीं टूट रही ना, ये अलग अलग नहीं हो रहे ना हाइड्रोजन के एटम्स, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा ना। उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह ये कि जो बॉन्ड जो है वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है। उस स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से ये इनएक्टिव है, ये इनर्ट है। आप इसको किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करवाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर कार्बन के साथ रिएक्ट करवाना चाहते हैं, आप ये बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं? आप बनाना चाहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मिसाल के तौर पर HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो आप बनाना चाहते हैं। तो क्या करेंगे उसके लिए? आप क्लोरीन के एटम लेके आएंगे बाज़ार से, आप सपोज करें लेके आ गए, और हाइड्रोजन के एटम आप लेके आएंगे, ठीक है। अब हाइड्रोजन के एटम आपको कैसे मिलेंगे? आपको क्या लगता है बाज़ार में क्या स्टॉल लगा हुआ होगा हाइड्रोजन के एटम्स का, क्लोरीन के एटम्स का, ये ले भाई ले जाइए, मिला दीजिए और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लीजिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हाइड्रोजन के एटम्स अगर आपको चाहिए तो हाइड्रोजन के एटम ऐसे नहीं मिलेंगे, वो किसी ना किसी दूसरी शक्ल में मिलेंगे आपको जी। उनको वहाँ से तोड़ना पड़ेगा, उनको वहाँ से निकालना पड़ेगा, और वहाँ से उनको निकालेंगे, अलग करेंगे, तभी तो जाके आप उसको किसी दूसरे के साथ मिला सकते हैं, तभी तो जाके HCl बनेगा। इसी तरह क्लोरीन का एटम जो है वो भी आपको फ्री नहीं मिलेगा, वो भी किसी के साथ होगा। मिसाल के तौर पर Cl2, ये क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल है, यहाँ से क्लोरीन का एटम लेना पड़ेगा। NaCl, यहाँ भी क्लोरीन मौजूद है, यहाँ से क्लोरीन निकालना पड़ेगा। तो मतलब ये कि आपको इंडिविजुअल एटम्स नहीं मिलेंगे, आपको किसी ना किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ वो अटैच हुए हुए मिलेंगे, वहाँ से उनको निकालना इतना आसान नहीं है। समझ में आ रही है बात आपको? अगर आसानी के साथ निकल आए तो हम कहेंगे कि ये इनर्ट नहीं है, ये बड़ा जो है ना वो एक्टिव है, इनएक्टिव नहीं है। आसानी के साथ इसमें से हाइड्रोजन को निकाला जा सकता है। देखिए, हाइड्रोजन अगर आसानी से निकल जाएगी तो फिर आसानी से इसको आप मिला भी सकते हैं, किसी दूसरे के साथ अटैच भी करवा सकते हैं, केमिकल बॉन्ड भी किसी दूसरे के साथ बनवा सकते हैं। और क्या होगा, इससे नई चीज़ जो है वो एक तख्लीक पाएगी, क्रिएट होगी, बनेगी। बात समझ आ रही है? बात, इस वर्ड को मैंने एक्सप्लेन किया इतना। उसने क्या लिखा है? हाइड्रोजन कंटेन्स स्टेबल कोवलेंट बॉन्डिंग एंड इज रिलेटिवली इनर्ट एट ऑर्डिनरी कंडीशंस। लेकिन उसने शर्त रखी है कि ये रिलेटिवली जो है वो इनर्ट रहती है। रिलेटिवली इनर्ट का क्या मतलब है यहाँ पर? रिलेटिवली वर्ड रिलेटिव से निकला है, रिलेटिव वर्ड रिलेशन से निकला है, रिलेशन वर्ड रिलेट से निकला है। इसका मतलब है रिश्ता, ताल्लुक। तो अगर हम, उसने कहा रिलेटिवली इनर्ट, कि अगर दूसरों का, अगर हम इसका कंपैरिजन करें दूसरों के मुकाबले में दूसरे एटम्स, दूसरी चीज़ें भी मौजूद हैं। अगर हम यहाँ से देखें कि यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन मौजूद है, यहाँ पर भी तो मौजूद है, तो बोल रहा रिलेटिवली अगर आप इसका तकाबुली जायज़ा लेंगे तो दूसरों के मुकाबले में यहाँ काफ़ी मुश्किल है निकालना इसको, हाइड्रोजन के एटम को H2 में से अलग अलग करना काफ़ी मुश्किल है। आगे उसने क्या बताया? एट ऑर्डिनरी कंडीशंस, अगर नॉर्मल कंडीशंस होंगी, ऑर्डिनरी का मतलब है आम, कंडीशंस का मतलब है हालात। मतलब ये कि अगर ऑर्डिनरी कंडीशंस को मैं समझाना चाहूँ, आप किसी चीज़ को तोड़ना चाहते हैं तो आप हथौड़ी ले आइए, आसानी से आप तोड़ फोड़ दीजिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी हथौड़ी है, अगर आप कुछ मट्टी के बर्तन वगैरह तोड़ना चाहते हैं तो आप लेके आ गए और आपने जो है वो मट्टी के बर्तन से वो हथौड़ी तोड़ दी। समझ में आ रही है बात आपको? सॉरी, उल्टा बोल गया। हथौड़ी से आपने, हैमर से, वो छोटी सी हथौड़ी हैमर है, मट्टी के बर्तन जो हैं वो आपने उनको मारा और वो टूट गए। अब वही छोटा सा हैमर लेके अगर आप किसी वॉल के पास चले जाएंगे, उससे उसको मारना शुरू करेंगे तो वो इतनी आसानी से थोड़ी ना टूटेगा। दिस इज कंपैरिजन, इसको हम कहते हैं रिलेटिवली। समझ में आ रही है बात? तो ऑर्डिनरी कंडीशंस क्या थी? वो जो हैमर वाली मिसाल दी मैंने और मट्टी के बर्तनों की मिसाल दी, वो ऑर्डिनरी कंडीशन है। मतलब उस हैमर से आप बहुत सारी किस्मों की चीज़ें जो है वो घर में तोड़ फोड़ सकते हैं। ऐसा मत कीजिएगा, बुरी बात है। लेकिन आप शीशा भी तोड़ सकते हैं, लकड़ी भी तोड़ सकते हैं, छोटे छोटे जो है वो मट्टी की बनी हुई चीज़ें उनको भी तोड़ सकते हैं, प्लास्टिक को भी तोड़ सकते हैं। लेकिन जब वॉल की बात आएगी तो उससे उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। इसका मतलब ऑर्डिनरी नहीं है। ऑर्डिनरी का क्या मतलब बताया मैंने? आम। तो मतलब आपको थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा इस हाइड्रोजन के लिए, तब जाके ये अलग होगा।
हाइड्रोजन के दोनों एटम्स जो हैं वो अलग होंगे। ऑर्डिनरी कंडीशंस पे नहीं, आम हालात पे नहीं, जो आपकी नॉर्मल लैब होती है जिस तरह वहाँ पर आप आसानी से केमिकल रिएक्शन कर लेते हैं, तो इतना आसान वहाँ नहीं होगा। आपको ये करने के लिए भी एक स्पेशल लैब चाहिए। वजह क्या है उसकी? वैसे हो जाएगा, ऐसा मसला नहीं है इसमें। जो आपके साइंस लैब्स जो हैं स्कूल की, वहाँ पर भी ये हो जाएगा। अब इसको जो केमिकल इक्वेशन इसने दी है, मैं उसको लिखता हूँ, ज़रा आप उसको भी समझ लीजिए। उसमें भी काफ़ी डिटेल है बताने की। ये देखा ना अभी केमिकल, इससे अगर हम बात लेके चल रहे हैं तो बात कहाँ से कहाँ चली गई है। अब कैसे अपने आप को रोका जाए भाई कि ये भी ना बताएं, ये भी ना बताएं। अब ज़बान चलती है तो फिर उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चे बोलते हैं इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस बन जाती हैं सर, क्या करें भाई सर। अब यहाँ पर देख लीजिए ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, आगे फिर उसने क्या कहा, इट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज। इसको भी मैं देखता हूँ इस वर्ड को, अब इसको थोड़ा सा समझाना ज़रूरी है। केमिकल एनर्जेटिक्स के अंदर वैसे इस पर तफसीली बात करेंगे, उस पर भी मैंने अभी तक वीडियो नहीं बताई। H+H, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है और ये क्या है, इसको तो मैंने बता दिया। आगे फिर लिखा हुआ है नीचे 1000 केल्विन, ये क्या है ये भी बता देते हैं। आगे फिर इसके लिखा हुआ है डेल्टा H इज इक्वल टू 104 किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। आगे फिर वो ब्रैकेट में लिख रहा है इसको, दैट इज आई ई के वैसे फुल वर्ड होते हैं, ये भी बता दूं आपको, इड ईस्ट। इसका मतलब इंग्लिश का जो बनता है वो बनता है दैट इज। ठीक है भाई, ये भी सुन लीजिए। अच्छा, दैट इज वो क्या बता रहा है आगे, प्लस 435 किलो जूल्स पर मोल। याद रहे यहाँ पर ये किलो कैलोरी है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है किलो जूल्स, किलो सही है, किलो कैलोरी, यहाँ पर भी किलो है, यहाँ पर भी किलो है, यहाँ पर कैलोरी लिखा है, यहाँ पर जूल्स लिखा है। ये दोनों ही जो है वो यूनिट किसके हैं पहले मैं ये बता दूं आपको। जैसे केजी है किलोग्राम, ये किसका यूनिट है, ये मास का यूनिट है ना। किलोग्राम किसका यूनिट है, मास का यूनिट है। बिल्कुल इसी तरह ये जो जूल है, शायद आखिर में ई भी लगता है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, हाँ ई भी लगता है शायद। ये जूल जो है ये किसका यूनिट है, ये एनर्जी का यूनिट है, यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का यूनिट है। ठीक है, तो कैलोरी किसका यूनिट है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, ये है यूनिट ऑफ हीट, यूनिट ऑफ हीट। अब हीट क्या है, हीट एनर्जी की एक फॉर्म है। साउंड है वो भी एनर्जी की एक फॉर्म है। लाइट क्या है, वो भी एनर्जी की एक फॉर्म है। एनर्जी की हमारे पास बहुत सारी फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो एक जनरल यूनिट जो है वो सबका, वो जूल है, ये वाला, ये वाला। समझ में आ गई बात। जैसे हम सब इंसान हैं ना, हम सबका एक ही नाम है। कोई इंडियन है, कोई पाकिस्तानी है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई अफ्रीकन है, कोई ज्यू है, लेकिन एक चीज़ सब में कॉमन है, वो क्या है कि ह्यूमन बीइंग, ये वो नाम है जो सबका कॉमन है हमारा। बिल्कुल इसी तरह एनर्जी का जो यूनिट है, चाहे वो साउंड एनर्जी है, चाहे वो लाइट एनर्जी है, चाहे वो हीट एनर्जी है, एक जनरल कॉमन जो है वो यूनिट वो सबका है, जिसको हम जूल कहते हैं। लेकिन हीट के लिए ख़ास तौर पे एक अलग यूनिट जो है वो भी डिज़ाइन किया गया है, जिसको कैलोरी कहा जाता है। समझ में आ गई बात। तो हीट को जो है वो आप कैलोरी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जूल में भी कर सकते हैं। 1 कैलोरी और 1 जूल में फ़र्क होता है। 1 कैलोरी और 1 जूल में जो है वो फ़र्क होता है। कैलोरी जो है वो बड़ा यूनिट है और जूल जो है वो छोटा यूनिट है। बिल्कुल इसी तरह किलोग्राम और ग्राम है ना, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम से मिलके बनता है, ठीक है। तो ग्राम जो है वो छोटा यूनिट है और किलोग्राम जो है वो बड़ा यूनिट है। बिल्कुल इसी तरह कैलोरी जो है वो हीट का यूनिट है, बड़ा है,
और जूल जो है वो छोटा यूनिट है। अब मुझे एग्जैक्टली ये याद नहीं आ रहा कि कितने जूल्स मिल के जो है वो 1 कैलोरी बनाते हैं, कितने जूल्स मिल के जो है वो 1 कैलोरी बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर ये जो हमारे पास, ये तो पता है यहाँ पर कि 1000 ग्राम जो है वो मिल के 1 किलोग्राम बनाते हैं, ये बात हमें पता है। ठीक हो गई बात। तो यहाँ पर 2 किस्म के यूनिट दिए गए हैं। एक तो ये भी मैं बता दूं साथ साथ, इसको मिटा दूं, केमिकल एनर्जेटिक्स के अंदर इसको तफसील से डिस्कस करूंगा, अभी तो सिर्फ आप यहाँ पर ये देख लीजिए। अब ये हमारे पास मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, इसमें से एटम्स को अलग करना इतना आसान नहीं है। कौन सी चीज़ है जो कि इसको कंपेल कर रही है कि ये अलग अलग हो जाएं, ये बॉन्ड जो है इनके दरमियान जो है वो ब्रेक हो जाए? कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से ये मुमकिन है, हम ये कर सकते हैं? वो है हीट। जी, हीट। आप हीट को बढ़ा सकते हैं, हीट को कम कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि हीट को कम कर दीजिए तो इसका दूसरा मतलब ये कि आपको ठंडक देनी पड़ेगी, और अगर मैं कहता हूँ कि हीट को बढ़ा दीजिए, इंक्रीज़ कर दीजिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको चीज़ को गर्म करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? यहाँ पर 1000 केल्विन जो है वो आपको हीट देनी पड़ेगी। अब 1000 केल्विन जो है वो पता है कितना होगा? ठीक ठाक होगा भाई। 1000 केल्विन टेम्परेचर जो है वो आपको इसका बढ़ाना पड़ेगा, और 1000 केल्विन टेम्परेचर हाइड्रोजन गैस का बढ़ाने के लिए आपको हीट देनी पड़ेगी। और इतनी हीट जब आप देंगे तब जाके ये टेम्परेचर इसका होगा, तब जाके ये बॉन्ड इनके दरमियान जो है वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं वो अलग हो जाएंगे। केमिकल रिएक्शन की हमारे पास 2 टाइप्स और भी होती हैं, वो भी ज़रा सुन लीजिए। उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन और एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन वो होता है एंडो मीन्स इनसाइड, जिसमें हीट जो है एब्जॉर्ब होती है। एक्सोथर्मिक वो होता है जिसमें हीट जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड बात हो जाएगी, मैं इस टॉपिक को छेड़ना नहीं चाह रहा। केमिकल एनर्जेटिक्स वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे ना तो आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा इसके हवाले से। ये डेल्टा एच जो लिखा हुआ है, चेंज इन, ये क्या है? चेंज, इसको एंथैल्पी भी कहते हैं, एंथैल्पी। ठीक है, और इसको आसान लफ्ज़ों में चेंज इन हीट भी कहते हैं, चेंज इन हीट, चेंज इन हीट या चेंज इन एनर्जी, आप इसको ये भी कह सकते हैं। ये जो सिंबल आपको नज़र आ रहा है, जिस तरह हमारे इंग्लिश में लेटर्स होते हैं ABCD, उर्दू में अलिफ बे जीम होता है, बिल्कुल इसी तरह जो यूनानी ज़बान है, ग्रीक लैंग्वेज है, उसके अंदर हमारे पास अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये लेटर्स होते हैं। ठीक है, उन लेटर्स को साइंस की दुनिया में हम मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये AB, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये डेल्टा जो ग्रीक लैंग्वेज का लेटर है, यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, और कई जगहों पर ये रिप्रेजेंट करता है चेंज को, ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ रही है बात? तो बहरहाल ये अभी बता दूं कि ये एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। किलो कैलोरी पर मोल में अगर इसको हम लेंगे तो ये बनेगा 104 किलो कैलोरी पर मोल का हीट चेंज आया है इसके अंदर। कितना हीट चेंज आया है? 104 किलो कैलोरी पर मोल का हीट चेंज यहाँ पर आया है। ठीक है, और अगर इसको हम जूल्स में लेंगे तो प्लस 435 किलो जूल्स जो है वो चेंज आया। ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, यहाँ ध्यान रहे। 104 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 435 किलो जूल्स। यहाँ से ही देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 104 छोटा नंबर है, ये कैलोरी में है इसलिए। जैसे किलोग्राम में छोटे नंबर होते हैं, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, और ग्रामों में बड़े नंबर होते हैं, 3000 ग्राम, 4000 ग्राम, लाइक दिस। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये ख़ास तौर पर आपने इस टॉपिक को जो है वो कहा था कि सर इस पे वीडियो बना दीजिए। अब ये केमिकल रिएक्शन के ऊपर मैंने इतनी डिटेल्ड बात कर दी है, इतनी बड़ी वीडियो बना दी है, क्या करूँ अभी। ऐसा कोशिश करूँगा कि छोटी वीडियोस बनाऊँ और मुख्तसर बात करूँ। बहरहाल अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।
पार्ट 1 इसका हो चुका। टाइम मिलेगा तो इसका पार्ट 2 जो है वो फिर बनाएंगे, क्योंकि पहले की वीडियोस, पहले के चैप्टर्स काफ़ी पढ़े। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।